With amazing results in this year's civil services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो नमस्कार, मेरा नाम मेधा आनंद है और इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरी 13th रैंक आई है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इस बार मैंने अपने जीएस के स्कोर को जहां मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 397 था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में समवेयर अराउंड 350 था। इस बार मैंने अपने मेंस के मार्क्स को 463 किया है, जो अमंग्स द टॉप हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसकी मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगी कि कैसे ये एक जंप आया, जो मेरी समझ है कि मैंने क्या अलग किया जो पहले शायद मैंने नहीं किया और फिर किया। शुरुआत करते हैं मेरे पहले अटेम्प्ट से, जिसमें मेरा प्री नहीं निकला था, तो मेरे पास फुल 1 साल और था कोचिंग करने के बाद, जहाँ पे मुझे ये सोचना था कि मैं करूँगी क्या। मैंने शुरुआत की जीएस कोर में टेस्ट सीरीज लिख के मेंस की, और मैं पूरे साल तक मेंस की टेस्ट सीरीज ही लिखती रही। मुझे याद है कि हर वीक के एंड में एक टेस्ट होता था जिसमें छोटे छोटे गोल होते थे सिलेबस के। एक वीक इकोनॉमिक्स रहेगा, एक वीक साइंस रहेगा, और मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको उसी वीक में प्रिपेयर करूं। उस वक्त शायद मेरी समझ इतनी नहीं थी कि मैं उसके नोट्स बनाऊं, और नोट्स बनाने में मैं थोड़ा हैफजार्ड हो जाती थी, तो उस वक्त मैंने नहीं बनाए थे। ये शायद मैंने एक फ़र्क किया जो इस बार किया। इस बार 5th अटेम्प्ट से और 4th अटेम्प्ट के बीच में मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। उसमें मैंने फोरम की जो एमजीपी की टेस्ट सीरीज होती है वो ज्वाइन की। मैंने इंश्योर किया कि जो भी टॉपिक आता था उस टेस्ट में आने वाला होता था, मैं उसके डिजिटल नोट्स बना लेती थी। इसमें मैंने विजन का वैल्यू एडेड जो मटेरियल आता है सब्जेक्ट वाइज, वो टॉपिक वाइज होता है, वो हर मेंस के सिलेबस के हिसाब से होता है, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। मैं उसको पढ़ती थी और फिर उससे नोट्स बनाती थी। इस तरीके से एग्जाम से पहले ही GS2 और GS3 के मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे। और इसमें ये आप बिल्कुल ना सोचें कि ये सिर्फ मेंस के लिए है, ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, वो आपकी ओवरऑल समझ को बढ़ाएगा, आपको हेल्प करेगा कि आप पूरी चीज को समझ पाएं। इस बार मैंने जब ये नोट्स बनाए, उसको एंड में मैंने फिर से एक शॉर्ट कंपाइलेशन निकाला, ताकि मुझे समझ आ सके कि मैं क्या रिवाइज कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि उसी के मल्टीपल रिविजन्स ने मुझे हेल्प किया, और बहुत सारी आंसर राइटिंग तो उसके साथ थी ही, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मेरे सेकंड अटेम्प्ट में, जब मेरी 311 रैंक थी और मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली थी, से इस अटेम्प्ट में जब मेरी 13th रैंक आई है। आपको मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि जब आप दूसरे की मिस्टेक्स से सीखते हैं तो आपको वो आसानी रहती है, आपको वो मिस्टेक्स दोबारा करने की, सिमिलर पैटर्न पे करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नई मिस्टेक्स कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको खुद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप अपना रास्ता ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई। तो इसमें GS1 से मैं शुरुआत करूंगी। GS1 का सिलेबस लगभग प्रीलिम्स के सिलेबस जैसा होता है। तो जब आप प्री की तैयारी करके निकलते हैं और आपको लगता है कि अब आपको मेंस लिखने का समय आ रहा है, तो वो काफी नया होता है। तो मैंने ये इंश्योर किया था कि जब प्री के बाद मैं मेंस की आंसर लिखूं, तो सबसे पहले GS1 का ही लिखूं, क्योंकि वो मैंने एकदम ताज़ा पढ़ा हुआ था। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसके सवाल आप इजीली उसके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपने प्रीलिम्स में पढ़ लिया था कि क्या उसका जवाब होगा। जब आप उसको लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अगर कोई नया छात्र है जो अभी जस्ट तैयारी में शुरू हुआ है, मैं कहूँगी आप आंसर राइटिंग मत कीजिए। फर्स्ट जब आपकी रीडिंग होती है तो आपकी बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज रहती है, आपको चीज़ों की समझ कम होती है, आप चीज़ें कनेक्ट कम कर पाते हैं। ये आपके 2 या 3 रीडिंग के बाद आप में आ जाएगा, और फिर आप आंसर लिखना शुरू करिए। अगर आपके पास एक पीयर ग्रुप है तो आप उससे रिव्यू करवा सकते हैं, नहीं तो अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
मैंने इस बार, मुझे याद है कि जिस साल मैंने नहीं दिया था, जीएस स्कोर आपके डेली आंसर्स, आपको क्वेश्चंस देता है 2, और आपको उसके आंसर्स लिख के उनको सबमिट करने होते हैं और वो चेक करके देते हैं। मुझे ये भी याद है कि मुझे उसमें बहुत खराब मार्क्स मिलते थे, क्योंकि वो एकदम अचानक से आए हुए टॉपिक्स होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि कल हिस्ट्री पे सवाल आएंगे। अब आप हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि उस वक्त पढ़ रहे हो, तो जब वो सवाल आता है तो आपको या तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, या फिर आप अपनी जो मेमोरी होती है उसके बेसिस पे आंसर लिखते हैं। मुझे याद है कि बहुत ही खराब मेरे मार्क्स आते थे। 10 मार्कर में 2 या 3 मार्क्स मुझे मिलते थे। आपको इससे परेशान नहीं होना है, आपको इसी को बेहतर करना है, क्योंकि जब आप परेशान हो जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको वो आप जर्नी से ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। इसमें मैं मेंशन करूंगी परितोष सर का। उनका भी 2019 में पुलिस सेवा में हुआ था। उस साल उनके जीएस के काफी अच्छा स्कोर था, और जब आप किसी से मिलते हैं जिसको आप जानते हैं कि उनका स्कोर अच्छा रहा है, तो आपको लगता है कि शायद ये मैं भी कर सकती हूँ। सोच मैंने उसी वक्त लिया था, बट वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगा। अगले साल मैं नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई, और उसके अगले साल मेरा प्री ही नहीं हुआ था, और फिर 1 साल मैंने नहीं अटेम्प्ट दिया, और उसके अगले साल मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने एमके यादव की क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को भी यूज किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आंसर्स में एक फैक्ट्स की कमी रहती है। तो जब आप फैक्ट्स की कमी अपने आंसर्स में डालते हैं तो वो दिख जाता है और आपके मार्क्स कम आते हैं। मेरी जो सेकेंड अटेम्प्ट की अपनी कॉपी जो मैंने एग्जाम हॉल में देखी थी, तो मुझे लगा था कि मैंने एकदम मोतियों की तरह लिख दिया है, इतना साफ लिख दिया है कि एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। हुए होंगे, बट देन फैक्ट्स की कमी, सुंदर राइटिंग तो आपकी नहीं वो कर सकती ना, तो आपको उसमें फैक्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। इस बार मुझे याद है कि जब मैंने अपने आंसर्स लिखे और जब 20 सवाल के बाद मैं अपनी आंसर कॉपी पलट रही थी एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात मैंने अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों से भी साझा की थी कि मेरी कॉपी इस बार उतनी साफ नहीं थी। शायद मन में जो कंफ्यूजन थे वो मेरी कॉपी पे उतरे थे, और कॉपी पे बहुत ज्यादा हॉच पॉच काइंड ऑफ थी, जो मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप जब आंसर लिखें तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जो सवाल पूछा गया है उसी का जवाब होना चाहिए। मैं जवाब उसी का दे रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेजेंटेशन वाइज बेटर कर सकती थी। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, और जैसे कंक्लूजन में मुझे याद है कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ऑन स्पॉट एकदम लास्ट लाइन पे एंड कर जाता था। इस बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये भी लिख देना चाहिए, कंक्लूजन में ये भी ऐड कर देना चाहिए। उसमें वो थोड़ा सा कभी कभी मार्जिन्स के इधर उधर निकल जा रहा था, और मुझे लगा कि थोड़ी वो डेविएशन हो जा रही थी। बट आप यूपीएससी से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपसे शायद कुछ गड़बड़ हुई है, वो एक्चुअली एक अच्छा पॉइंट होता है। GS2 के लिए मैंने अपना स्कोर इस बार 130 के अराउंड मेरा स्कोर है, जो कि 134 आई थिंक हाईएस्ट है। और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको आर्टिकल्स का मेंशन करना, कमिटीज का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि तभी आप एक सवाल का जवाब लिख सकते हैं। आपको एक बहुत मल्टी डायमेंशनल समझ होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की। इसमें जैसे अगर आप कुछ फंडामेंटल राइट से, मुझे याद है इस बार एक सवाल आया था जिसमें था कि आई थिंक आर्टिकल 21 कैसे इवॉल्व हुआ है। उसमें मैंने कुछ 15 केसेस लिखे थे, और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रही थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए कि वाह मेधा, कितने सारे इसमें वो लिख दिए हैं केसेस। और माइंडेड कि आप ऐसे ना करें कि सिर्फ केसेस मेंशन करके और वो 10 नंबर का सवाल आप खत्म कर दें। आप पॉइंट्स बनाइए कि आर्टिकल 21 में ये वाला राइट ऐड किया गया है, हल्का सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, ब्रैकेट में या तो केस लिख दीजिए या फिर एज अंडर केस सो एंड सो मेंशन कर दीजिए। इससे आपका आंसर जो है वो बहुत एनरिच हो जाएगा। एग्जामिनर समझेंगे कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। अगर आप कमिटीज के रिकमेंडेशन नहीं लिख रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं, आपको वो लिखने हैं, और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। हमें क्या लगता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया या मैंने नोट्स बना लिए तो अब तो मैं आंसर जब लिखूंगी तो ऐसा कमाल हो जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेकार, और जैसा किसी एक मेरे सहपाठी ने कहा कि कूड़ा आंसर से, और धीरे धीरे आप उसको बेटर करते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं, इसी में मैंने चीजें ऐड करी हैं जिससे वो आंसर अच्छा बना है। ये आंसर अच्छा तभी बनेगा जब आप ओवर टाइम प्रैक्टिस करेंगे। आप ये ना सोचें कि सीधे मैं एग्जामिनेशन हॉल में लिख दूंगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वहां निकलता वही है जो आपके एकदम इनग्रेन्ड होता है आपके सिस्टम में, और सिस्टम में वो तभी आएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे।
इस बार मैंने सृजन इनिशिएटिव एक था ओनली आईएएस का, वो भी ज्वाइन किया था। वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। डेली आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस वो देते थे सब्जेक्ट वाइज, और आपको वो लिखना होता था। इसमें मैं आपको ये कहूंगी कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग जीएस करा रहे हैं तो मैं सब कवर करूं। आप अपने हिसाब से चलिए, तो उससे क्या होगा कि जैसे आप GS2 पढ़ रहे हैं और GS3 का एक आंसर आ गया, जब आप उसे लिखेंगे, एक तो आपका डाइवर्सिटी बढ़ेगी, आप डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स के सवाल में इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी मेंशन कर सकते हैं, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने कितना अच्छा पॉइंट बता दिया। आप ई वेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि हम इतना वेस्ट जनरेट करते हैं, ये हमें इतने का लॉस कर देता है, हम अपनी इकोनॉमी को ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपने 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया। आप पॉलिटी को इकोनॉमिक्स में डाल सकते हैं कि अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नहीं होंगे कि कोई बाहर के देश आप पे ट्रस्ट कर सके, तो वही होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगे, FDI कम हो जाएगा, FII कम हो जाएगा। जब आपने GS2 GS3 सबको मिक्स करके एक आंसर लिखा है, तो एग्जामिनर भी समझेंगे कि आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव समझ है, और वो समझ बढ़ती है विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद एक्सपीरियंस एंड विद अंडरस्टैंडिंग। आप कोशिश कीजिए कि आपको वो और समझ में आए कि हाँ, ये सब अच्छा मिक्स किया मैंने और आंसर अच्छा बना। सिमिलर केस है GS3 का, और इसके कंक्लूजन में मेंशन करना चाहूंगी GS2 और GS3 दोनों के ही। इस बार मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 9900 है, विच इज ऑल्सो अ गुड स्कोर दिस ईयर। तो GS3 में मुझे लगता था, जो 2019 में मैंने किया था, मैंने सारे कंक्लूजन में SDG लिखा था, क्योंकि वहां मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। तो आप ये पहले से बना के रख लीजिए कि अगर कोई कंक्लूजन आएगा तो मैं क्या फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड कुछ दे सकती हूँ, या कोई कमिटी है जो मैं इसमें मेंशन कर सकती हूँ। और इसमें आपको बहुत छोटे छोटे रिसोर्सेज बहुत काम आएंगे। जैसे इस बार ओनली आईएएस की एक बुकलेट थी जिसमें कमिटीज के नाम लिखे हुए थे कि अगर आपको पानी की कमिटी कुछ से रिलेटेड है तो ये वाली कमिटी का नाम है, एक रेणुका कमिटी है, एक कैडबरी कमिटी है, ये कमिटी इस चीज के लिए है। जब आप इन्वायरमेंट पे माधव गडगिल कमिटी मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि आपकी समझ है, आपने पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट्स को कैसे बचाना है और क्या उसमें कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये माधव गडगिल कमिटी आप सिर्फ वेस्टर्न घाट के सवाल में यूज करें, आप इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं कि जैसे माधव गडगिल कमेटी ने ऐसा कहा है, हम भी ऐसा करें, है ना। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए मेरे 2-3 तरीके फिक्स थे। या तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करती थी जो पूछी गई है। सपोज क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एक्स, तो मैं लिखती थी एक्स इज सो एंड सो, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई आजकल व्हाट इज एक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया जो है वो एक राइजिंग एस्पायरिंग पावर है, लेकिन ये दिक्कतें हैं, डिस्कस। अब आप डिस्कस करिए। आप इसमें शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है वो इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम इतनी बड़े पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और साथ में हमने ग्रोथ को इस % से इस % बढ़ाया है इस साल में। ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आप अपनी बॉडी में उसके डिफरेंट फैसेट्स ला सकते हैं, और टुवर्ड्स द एंड आप एक फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ दे सकते हैं। इसमें आपको लिखना नहीं है वे फॉरवर्ड, बट जब आप लास्ट जो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखिए कि आपकी क्या होप है हमारे देश के लिए, आप क्या चाहेंगे इंडिया क्या करे, आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकते हैं, कि दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स टू एस्पायर फॉर एंड टू एंटर इनटू अमृतकाल फॉर सो एंड सो। आप ऐसे करके उसको कंक्लूड कर दीजिए। ये एक बहुत बेहतरीन आंसर निकल कर आएगा, बट ओवर द टाइम आएगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं पहली बार में लिखूं और बहुत अच्छा आंसर आ जाए। GS4 के लिए मुझे लगता है कि 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कुछ सवाल डायरेक्ट होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, ये आपकी समझ होनी चाहिए, और आपका आंसर पढ़ के मैं बता सकती हूँ कि आपकी समझ है या नहीं। कुछ लोग दे जस्ट बीट अराउंड द बुश, वो प्रॉब्लमैटिक है, वो पता भी चल जाता है, क्योंकि आप समझिए कि जो चेक कर रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है, उनको सब चीजों की समझ है। आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते कि आपने रैंडम कुछ लिखा और वो आपको मार्क्स अवार्ड करेंगे। इसकी आपको बेसिक एक समझ होनी चाहिए कि हाँ ये क्या होता है, इसमें क्या होता है। अतुल गर्ग सर के मैंने नोट्स पढ़े थे, तो उसमें उन्होंने सब चीज़ों की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरे इस बार 140 के अराउंड मार्क्स हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि जब आप उसका कोई एनेक्डोट देते हैं कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क होता है, मे बी किसी अपनी रिलीजियस टेक्स्ट से, मे बी आप रामायण उठा लीजिए, आप कुरान ले लीजिए, आपको जिसकी भी स्टोरी पता हो वो आप लिख दीजिए कि जब उस वक्त ऐसी सिचुएशन आई थी तो उस कैरेक्टर ने ये किया था। ये एक एग्जाम्पल है सिंपैथी का, ये एक एग्जाम्पल है एम्पैथी का। तो एग्जामिनर को देर एंड दिन समझ में आता है कि इस बच्चे को समझ आ गया है कि इसमें क्या डिफरेंस है। यही अगर आप वो एग्जाम्पल नहीं देंगे तो एक वो
अगेन एक थोड़ी सुपरफिशियल नॉलेज लगेगी कि अच्छा डेफिनेशन लिख दी है। तो पहला तो आपका काम है कि आप डेफिनेशन जाने उसकी, एक बेसिक अपनी वर्ड्स में, वर्बैटिम आपको कुछ नहीं लिखना है, आप अपनी समझ से लिखिए कि मुझे ये डिफरेंस लगता है। उसके बाद फिर आप लिखिए कि देखिए जैसे उस वक्त रामायण में ये हुआ था, महाभारत में वो हुआ था, ये कुछ एग्जाम्पल है सिंपैथी के और ये कुछ एग्जाम्पल है एम्पैथी के, तो वो एकदम से क्लियर आ जाता है कि ये क्या है। दूसरा मुझे लगता है कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि मैंने आपको एक कोट दिया और आपको लिखना है कि इसका मतलब क्या है, आपकी इससे क्या समझ है। आप सबसे पहले अपनी समझ लिखिए कि मुझे इस कोट से ये समझ में आता है। अगर आपको पता है वो कोट किसने दिया है, जो यूजुअली नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि देखिए इतने सारे कोट्स हैं, आपको नहीं पता कौन सा एरिस्टोटल ने दिया है, किसने दिया है, कोई बात नहीं। आप ये लिखिए कि ये इस कोट से मेरी ये समझ है, मैं ये समझता हूँ। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि जैसे कि ये कोट इस सिचुएशन में एकदम परफेक्टली आता है। ये अगेन प्रैक्टिस से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रीडिंग जीएस की लगा ली और अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोट कहाँ लगता है। आप प्रैक्टिस से समझेंगे कि ये कोट कहाँ लगता है, कि हाँ वो जो सिचुएशन थी ना वो यहाँ पे एकदम फिट इन करती है। नेक्स्ट मेरा जो प्लान रहता था वो होता था कि एक एंटीडोट देने का, कि देखिए आपने कहा तो ये सही, लेकिन हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है। मतलब ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स जॉन अ डल बॉय जैसे है, ये उसका एंटीडोट है कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए वाला जो एक कोट है। तो इस टाइप का आप एक एंटीडोट दे दीजिए कि नहीं देखिए कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, और फिर कंक्लूड करते हुए आप अगेन टू द पॉइंट आ जाइए कि जो कोट में कहा गया है वो बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट जैसा आपने मेंशन किया, और उसको वहां से एंड कर दीजिए, एक क्लोजर उसको दे दीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपका एक आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन एथिक्स में आते हैं वो होते हैं केस स्टडी के। केस स्टडी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 6 केस स्टडीज आती हैं। मेरा प्लान रहता था कि 1.5 घंटे में मैं वो केस स्टडीज करूंगी, और उसमें कभी भी मेरा टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत लेंदी केस स्टडीज आने लगी हैं, तो आप प्रैक्टिस पहले ही कर लीजिए कि वो मैं 5-7 मिनट में पढ़ लूँ, क्योंकि आपके पास 15 मिनट है। आप 5-7 मिनट में उसको पढ़ेंगे, 3 मिनट आप उसके सोचेंगे कि आप लिखने क्या वाले हैं, और फिर आपके पास 5 ही मिनट इफेक्टिवली बचा उसको पूरा लिखने का, और 4 के अराउंड पेजेस रहेंगे जो आपको उसमें फिल करने हैं। मेरी समझ ये है कि आप उसमें पेजेस ना छोड़ें। अगर 4 पेज हैं और आप 3 पेज में एंड कर दे रहे हैं, मत कीजिए, आप लिख दीजिए। आप कोई डायग्राम बना दीजिए, कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए, उसको फिल करने की कोशिश करिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप एक कॉपी चेक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं एक बच्चे ने 4 पेज फिल किया है, उसने उतना एफर्ट पुट इन किया है, उसने उस क्वेश्चन को उतने सीरियसली देखा है कि मेरी ये नौकरी या नहीं नौकरी के बीच का सवाल है, तो मैं पूरा अपना एफर्ट डालूं, है ना। तो आप इतना एफर्ट तो डाल ही सकते हैं कि थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा के टाइम मैनेज करते हुए आप मे बी उसको 5 मिनट में पढ़िए, 2 मिनट में सोचिए, और बाकी के जो आपके पास 8 मिनट है उसमें आप उसको लिख दीजिए, और 15 मिनट एक केस स्टडी के लिए सफिशिएंट है। ये अचीव करने के लिए आप पहले से अपने प्रोटोटाइप बना लीजिए कि कुछ केस स्टडी में मैंने, जैसे मेरा रहता था कि मैं कोई कमिटी मेंशन कर देती थी, या फिर आप किसी केस स्टडी में कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन कर दीजिए, या फिर आप उसमें कुछ कोई इंस्टेंस दे दीजिए, या कोई कोट दे दीजिए, या फिर कुछ जो रेप्यूटेड लोगों की कहावत है वो कर दीजिए। जैसे गांधी जी के 7 सिंस हो गए, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। इसकी हेल्प लेने के लिए आप टॉपर्स की एथिक्स की आंसर कॉपीज देखिए। आप ये देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। अधिकतर वो बहुत मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उनकी मेहनत के ऊपर अपना स्टेप रखिए। आप उनका पढ़ लीजिए कि अच्छा इसने इतना लिख दिया है, मैं ये इसमें से उठा लेता हूँ। ये बात मैंने की थी इस अटेम्प्ट में। हम लोग 2-3 फ्रेंड्स ने मिलके हम लोग एथिक्स के टॉपर्स की कॉपी देख लेते थे, और उसमें हम जो इम्पोर्टेंट हमें लगता था वो एक जगह जॉट डाउन कर लेते थे। आई एम नॉट श्योर मेरे पास अब वो जॉटेड डाउन है, बट वो डिजिटल नोट्स हैं तो आई थिंक वो होंगे। और उसमें यही सब रहता था कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडेड, जो मुझे नहीं पता था, और अब ये कॉपी पढ़ने के बाद अब मुझे पता चल गया है। अब आप उसको यूज करिए, है ना। आपने उसको नहीं हो, जैसे कैडबरी कमेटी है, ये यूजुअली मटेरियल में नहीं रहता है, तो आपने देख लिया, लिख लीजिए और आंसर में यूज करिए। सिर्फ आपके नोट्स में होना सफिशिएंट नहीं है, आपका आंसर में उतरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको ये पता है, उन्हें तभी पता चलेगा जब आपके आंसर में होगा। इस तरीके से GS4 का आप कंप्लीट कर सकते हैं। और स्पीकिंग 3 भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है। अगर आपके पास समय है तो आप उसको पढ़ के ना सिर्फ उससे एथिकल चीजें निकाल सकते हैं, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, बट मुझे ये भी लगता है कि उससे आपको एक फ्लो पता चलता है। जब आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको स्पीकिंग 3 मिले, आप देखेंगे कि वो कितनी
अच्छी तरीके से पुट इन किया गया कि आप शुरू से पढ़ेंगे अंत तक खत्म कर देंगे। ये आपके एस्से में काम आएगा। वो इतने अच्छे फ्लो से लिखेंगे कि देखिए एक ह्यूमन बॉडी है, एक सोल है, एक माइंड है, एक पीस है, और वो एक कहानी की तरह उसको एकदम पिरोते हुए ना, जैसे वो एम्ब्रॉयडरी होती है, उसको एकदम एंड तक लेकर जाते हैं। आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं इसको एक बार में पढ़ गया, ऐसा ही मेरा आंसर होना चाहिए, या मेरा एस्से होना चाहिए, या मेरे एथिक्स के आंसर होने चाहिए। वो आपको उस तरीके से बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके पास समय है आप उसे कर सकते हैं, नहीं तो आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि अच्छा इसमें ये चीज लिखी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट अच्छी चीज लगी, मैं लिख लेती हूँ कहीं पे। मेरे पास एक पूरी कॉपी थी जिसमें मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए थे। GS4 के मेरे मोस्टली हैंड रिटन ही नोट्स थे, और उसमें टॉपिक वाइज जैसे कि एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी, और जैसे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। पॉइंट नंबर 1 स्टिल मुझे याद है कि रेड कलर के स्केच पेन से हेडिंग होती थी, और नीचे मैंने थोड़ी सी जगह साइड में छोड़ी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कुछ इंपॉर्टेंट एंड में आ जाएगा। और वो भी मैंने विजन के नोट से और अतुल गर्ग सर के नोट से उसमें पूरा बना लिया था। जो भी एक्स्ट्रा मुझे कहानियां मिलती थी वो मैं या तो एकदम शुरू में जो कुछ पेजेस छूटे हुए थे उसमें लिख लेती थी, या फिर साइड मार्जिन में जो जगह होती थी उसमें मैं उस कहानी का शॉर्ट लिख लेती थी कि ये कैसे मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इस कहानी को मैं यूज कर सकती हूँ। और देखिए अगर आपकी वो कहानी जो है वो किसी कंपनी से ना रिलेटेड कोई पुराने उससे रहेगी, जैसे आपने किसी पुराण से निकाल ली और आपने कहा कि देखिए कौटिल्य अपने समय में अर्थशास्त्र लिख गए थे, उसमें उन्होंने ये बातें कही थी, एक किंग को कैसा होना चाहिए। अब ये एक बहुत कंट्रास्टिंग चीज हो गई, ये एग्जामिनर का अटेंशन एकदम से वो करेगी कि अरे वाह, इस बच्चे ने ये 2 चीजें जोड़ दी। वो समझ के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगी। मैंने एथिक्स के आंसर्स लिखे थे। विजन का जो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो मैंने ज्वाइन की थी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। एक पॉइंट पे मैंने प्लान बना लिया था कि मैं रोज एक टेस्ट लिखकर ही आऊंगी। उसमें एक टेस्ट में मेरे काफी कम नंबर आ गए थे, आई थिंक 70-75, बाकी सब में 90s में चल रहे थे। बट उसमें फिर मुझे एकदम से डिमोटिवेशन हुआ। बट अगेन आपको उस डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होना है। ये मैंने समझ विद टाइम सीखी, आप जल्दी सीख लीजिए। आप अगर आपके किसी में कम मार्क्स आ रहे हैं, आप डिमोटिवेट मत होइए, आप उसके आंसर्स पढ़ लीजिए, मॉडल आंसर्स वो आपको दे रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए कि अच्छा ये मैंने इसमें मैं ये कर सकती थी। तो जब आप ये 2-3 जगह अप्लाई कर लेंगे तो आपकी समझ अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मुझे याद है कि फोरम की जो MGP थी वो मैं लास्ट के टेस्ट नहीं दे पाई क्योंकि मैं उस वक्त विजन का पूरी टेस्ट सीरीज दे रही थी, और मेरा प्लान यही था कि अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी एक कोई टेस्ट बचा हुआ तो मैं जाकर उसको लिखाऊंगी। इनिशियल आपको हिकअप्स होंगे, इनर्शिया आएगा कि नहीं रहने देते हैं, क्यों पूरा लिखना है, क्यों 3 घंटे में ही लिखना है। अगर हो सके आप दिल्ली में हैं, वहीं तैयारी कर रहे हैं, आप सेंटर विजिट कीजिए, बैठ जाइए कोने में, 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि वो 3.5 घंटे में आपके 18 सवाल हुए या 19 सवाल हुए। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। घर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक प्रॉपर टेबल चेयर लीजिए। मुझे याद है सेकंड अटेम्प्ट में मैं लाइब्रेरी में लिखा करती थी, फिर मैं थक जाती थी तो मेरा एक पूरा दिन वेस्ट हो जाता था एक टेस्ट लिखने में। और वो हो सकता है आप कभी करके देखिए, आप 10 नंबर वाले एक साथ बैठ के कर लीजिए, उसके बाद आपके सिर्फ जो नेक्स्ट वाले बचेंगे 10 सवाल, आप पूरा दिन लगा सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे। और उस दिन आपका सिर्फ वही प्रोडक्टिव काम होगा कि आपने एक टेस्ट लिखा। यही अगर आप एक टेबल चेयर पे बैठ जाएं और आपका हो कि 3 घंटे हैं मेरे पास और मुझे अपनी पूरी बुद्धि लगा देनी है, वो आपके 3, 3.25, 4 घंटे में तो हो ही जाएगा। सोचिए एक में आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया क्योंकि आप उसको आराम से लिख रहे थे। और एक ही फीलिंग भी होती है कि मैं जब आराम से सोच के लिखूंगी ना तो बहुत अच्छा आंसर आएगा। बट मैंने देखा है कि मेरे उन टेस्ट में कम ही मार्क्स आए हैं क्योंकि मैंने ज्यादा ही सोच लिया और जो मेन पार्ट था वो मैंने मिस कर दिया। धीरे धीरे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आप सवाल का जवाब दे रहे हैं या आप वो लिख रहे हैं जो आपको आता है। ये अंडरस्टैंडिंग समझ से आती है। आप कभी कभी क्या होता है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है आपने वो लिख दिया, आपने वो नहीं लिखा जो सवाल वाले ने पूछा है, तो आपको उस पर रिमार्क भी मिलेगा जब आपकी टेस्ट की कॉपी चेक होकर आएगी कि दिस वाज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। इसमें देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्योंकि अब चेक करने का तरीका ऐसा हो गया है कि जो हमारे सह एस्पिरेंट्स ही होते हैं वही उस कॉपी को चेक करते हैं। कभी कभी उनकी भी समझ इतनी ठीक नहीं होती है और वो उस मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। तो आप रेडी रहिए खुद उस मिस्टेक को पॉइंट आउट, अपनी मिस्टेक को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे मुझे याद है, मुझे लगता था कि मैं तो ठीक ही लिख रही हूँ, तो एक सर थे जो मेंटर थे मेरे ओनली आईएएस के, उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। इतने हार्श नहीं थे वो, बट दैट इज व्हाट ही मेंट। तो
उन्होंने कहा कि अंशुमन सर थे वो, उन्होंने कहा कि आप देखिए सवाल में ये पूछा गया और आप लिख ये रही हैं। उस वक्त मैं ऑलरेडी रेलवे ट्रैफिक सर्विस में थी, तो देखिए एक वो तो होता है कि अरे मैंने कैसे गलत लिख दिया, बट आप 2 सेकंड रुक के सोचिए कि ये जो आदमी कह रहा है ठीक कह रहा है ना। मुझे रियलाइज हुआ वो ठीक कह रहे थे, और मैंने सच में वो क्वेश्चन एकदम गलत डायरेक्शन में मैं ले गई थी और मुझे उसमें मार्क्स अवार्ड हुए थे, परहैप्स द हाईएस्ट। चेक करने वाले की कमी ये रही कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने क्या लिखा है, उन्होंने बस देखा कि हाँ कुछ कुछ ठीक ठीक लिखा है, और जल्दी चेक करने में उन्होंने मुझे नंबर भी दे दिए, 10 में से 5, 6, 7 जो भी वो दे पाए, बट एक्चुअली वो आंसर गलत था। ये आपको खुद से समझना होगा, क्योंकि आपकी तैयारी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी तरीके से एसे में भी है, क्योंकि अब फिलोसफिकल एसेस पे ज्यादा फोकस आने लगा है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। इनसाइट्स का मुझे एक इनिशिएटिव याद है जिसमें वो हर संडे को एक टेस्ट लिखवाते हैं। अगर हो सके आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि 11 पेज अचानक से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। आप कौन कौन से डायमेंशंस यूज करना चाहते हैं, आप इंट्रोडक्शन में क्या यूज करना चाहते हैं, आप कंक्लूजन में क्या यूज करना चाहते हैं। एक क्लोजर इफेक्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि होना चाहिए। अगर आपने प्रीति की कहानी से शुरू किया है तो आप एंड में प्रीति को जरूर इवोक कीजिए कि इस चीज से देखिए प्रीति को फायदा होगा, या प्रीति जैसे और बच्चे नहीं परेशान होंगे, ऐसा कुछ। उससे एग्जामिनर ने शुरू किया था उसको याद आ जाएगा, अच्छा इसने प्रीति की स्टोरी से शुरू किया था। अपना नाम नहीं लिखना होता है उसमें। आप मतलब मैं अपने आंसर कॉपी में मेधा की कहानी नहीं लिख सकती, वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। तो आप कोई एक फिक्शनल कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी जो नॉर्मल आपको नाम लगता हो, गीता, रीता, जो भी आपको ठीक लगे, आप उससे शुरू कर सकते हैं। अलग अलग डायमेंशंस को कवर करना है। कभी भी किसी एसे में आपको बह नहीं जाना है कि अगर कोई एसे किसी आपको लगता है कि ये तो मैंने ऐसा डिकोड कर लिया है जो कोई नहीं कर पाएगा, आप गलत रास्ते पे हैं। जहां आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो कोई और नहीं कर पा रहा है, ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आप वहीं रुक जाइए और आप सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही सिर्फ उसको डिकोड कर पाए हैं। उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे मुझे याद है कि कुछ पानी पे एसे था, तो किसी बच्चे ने पूरा आंसर पानी पे लिख दिया। उसने सारे वाटर के रिसोर्सेज बता दिए कि दुनिया में इतना पानी है, देश में इतना पानी है, अंडरग्राउंड इतना है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, मैप बना दिया, सब कर दिया। और एंड में यही हुआ कि उसके मार्क्स बहुत बुरे आए। वो एक फिलोसफिकल सवाल था जिसमें एक एनेक्डोट था कि हर तरफ पानी है लेकिन हमारे पास पीने को कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली एक आपका मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे आप लेके जा सकते हैं कि आपकी तरफ हर तरफ इंजॉयमेंट का सोर्स है बट आप खुश नहीं है। या फिर स्पिरिचुअल उसमें ले सकते हैं कि हर तरफ आपके पास इतने साधन है शांति पाने के, बट इंसान शांत नहीं है, या इंसान अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। जो भी आपको लगता है, ये आप अलग अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। इसमें एक पेस्टल अप्रोच होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजिकल, लिटरेरी, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आप एक ऐसा फ्रेमवर्क पहले से एसे के लिए तैयार कर लीजिए जिसपे आप फोकस करेंगे। और किसी किसी का कोई कोई फोटे होता है। जैसे मैंने देखा है कि एक मेरे फ्रेंड है, वो इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है उनको बहुत अच्छा स्कोर आता है। मुझे अपने लिए लगता है कि मैं सोशल इश्यूज पे बेटर लिख लेती हूँ। तो मैं जैसे महिला सेंट्रिक हो या फिर बच्चे से रिलेटेड कुछ हो, तो समहाउ मुझे लगता है कि आई बी एबल टू राइट रियली वेल। बट इसमें भी मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है कि आई डू नॉट बिकम टू रूड कि यू नो व्हाट, सोसाइटी ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आपको एक बहुत ही मध्य मार्ग पकड़ते हुए अपने एसे को लिखना है। किसी भी डायरेक्शन में वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा 2 जो और अलग पेपर होते हैं, वो एक इंग्लिश और हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है, जहाँ इंग्लिश में यूजुअली आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, क्योंकि आप वो सब चीजें तो देख ही रहे हैं। आपको स्टेटमेंट में समझ आ ही जाएगा कि ये गड़बड़ लिखा है, या इसमें ये मिसिंग वर्ड था, या फिर मैं इसको कैसे पैसेज को के आंसर कैसे लिखूं। हिंदी में अधिकतर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती। आप देखिए इंग्लिश में आप ऊपर वो डंडा नहीं लगाते हैं, जबकि हिंदी में आपके हर शब्द के ऊपर डंडा होता है। तो इनिशियली जब आप लिखेंगे तो आपको एकदम से याद नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। तो आप उसके लिए या तो अपनी कोई हिंदी का न्यूज़पेपर हो या कोई मैगजीन हो, उसको पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप पास्ट ईयर देख के उनको सॉल्व कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे ये याद है कि अभ्यास का एक अनुभव का एक पेपर होता है नेक्स्ट IAS का। ऐसे ही बहुत सारी कोचिंग्स करवाती हैं, फोरम भी करवाती है। मुझे लगता था कि मैं वो करूंगी जो आंसर कॉपी चेक करके दें, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करवाया तो फिर उसमें वो बात नहीं रहती थी, मुझे ऐसा लगता था।
तो अनुभव एक चेक्ड, उसमें दोनों ही ऑप्शन होते हैं नेक्स्ट आईएएस में। आप चेकिंग वाले पे भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कुछ उसकी एक कॉस्ट होती है, आप उसको पे करिए और चेक करवा लीजिए। तो जब आप इंग्लिश और हिंदी के 3-3 घंटे में उसको आंसर लिखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत लग रही है, जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एक हिंदी की बुक खरीद ली थी, एक्साइटमेंट कि हिंदी का पेपर लिखना है, आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं इसको इसी को पास ना कर पाऊँ और फिर मेरे बाकी के आंसर्स चेक ही ना हो, कॉपीज चेक ही ना हो। अगर आपको ऐसी कोई घबराहट है, आपको लगता है कि टुवर्ड्स द एंड आप फंस जाएंगे, बी इट इन इंग्लिश या फिर इन हिंदी, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। पास्ट ईयर का पूरा एक क्वेश्चन पेपर उठा के प्रिंट करवा के लाइए, अपना टाइम सेट करिए, एक मेज कुर्सी पे बैठिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। इनिशियली हिंदी की राइटिंग बहुत खराब आती है, कोई बात नहीं, सबके साथ हो रहा है। मात्राओं में गड़बड़ होती है और वो चलती है क्योंकि छोटी ई की मात्रा वर्सेस बड़ी ई की मात्रा, कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे वो गड़बड़ मुझे लगता है एग्जामिनर भी माफ कर देते होंगे कि बच्चे ने बहुत दिनों बाद हिंदी लिखी है, बट मेजर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप और गलत नहीं लिख सकते हैं कि वो उसमें और लिख दें और छोर वाला मात्रा लगा दें। इस सब पे आप ध्यान दीजिए। इंग्लिश हिंदी पे कभी भी अपना फोकस लूज ना करें, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके क्लियर होंगे तभी आपको आगे की आपकी शीट्स चेक होंगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे घबरा जाएं, घबराने की कोई बात नहीं है, और आप PYQs लगाइए, आपको खुद रियलाइज होगा कि इससे घबराने की कोई बात नहीं थी और मैं इसको कर सकता हूँ। एक आखिरी मैसेज जो मुझे लगता है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसने मेरे मार्क्स 100 मार्क्स का मुझे जंप दिया, वो था कि PYQs मैंने सॉल्व किए। मैंने बहुत PYQs सॉल्व किए। मैंने एक उससे एक पैटर्न पाया, जैसे कि आप देखेंगे कि नेचुरल हजार्ड है, तो अगर वो 1 साल आया है तो अब वो 2 साल बाद जरूर आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा नेचुरल हजार्ड इंपॉर्टेंट है। क्या सुनामी आई है? नहीं ना, तो सुनामी पे सवाल नहीं आएगा। बट क्योंकि अर्थक्वेक आ रहे हैं, वो स्वॉर्म्स आ रहे हैं और दुनिया भर की दिक्कतें हैं, ये आ सकता है, इसको ना आप छोड़ें, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर तरीके का नेचुरल डिजास्टर देख लें, क्योंकि इस साल नेचुरल डिजास्टर पे सवाल आ सकता है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट एक बेसिक आइडिया सबका रखें कि अगर ये भी आया ना तो मैं अटेम्प्ट तो कर दूंगी, लेकिन कुछ डिजास्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उस साल जो हुए हैं। अगर एक साइक्लोन आया है जो गड़बड़ गया है, या फिर कोई ऐसी हीट वेव, कोल्ड वेव चल रही है, तो उसके अराउंड आप अपनी चीजें तैयार रखें कि प्री डिजास्टर क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होता है, पोस्ट डिजास्टर क्या होता है। एक टेम्पलेट बना लीजिए, डिजास्टर पे सवाल आएगा मैं ऐसे ही लिखने वाली हूँ, प्री डिजास्टर में ये एक कुछ पॉइंट्स लिखूंगी। और देखिए कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर एक थंडरस्टॉर्म है तो आपके उसके एक लॉजिक, कॉमन सेंस बेस्ड आपके कुछ प्री डिजास्टर होंगे, ड्यूरिंग डिजास्टर होंगे, पोस्ट डिजास्टर होंगे। साइक्लोन के लिए कहते हैं कि बेल्ट लगा ली जाए पेड़ों की, तो ये पहले से आप कर सकते हैं ताकि कभी भी साइक्लोन उस एरिया में आए जो क्षेत्र में आ सकता है, तो आबादी को दिक्कत ना हो, वो डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए, लोग ना मरे। तो आपको यही करना है, आपको PYQs देखने हैं, उसके हिसाब से एक पैटर्न समझना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज में विमेन इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, और ट्राइब्स पे भी कुछ स्पेसिफिक कुछ हो सकता है जो उस साल हुआ हो और उस पर सवाल आ सकता है। जैसे कि जो PVTGs होते हैं वो एक साल बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई थिंक उस पर सवाल भी आया था। तो जो देवभर कमेटी है और एक और उसमें कमेटी है, आप इंश्योर कीजिए आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप खुद वो हाफ मार्क्स या 1 मार्क मिस कर रहे हैं। और ये आधा और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए 20 सवाल में आधा नंबर 10 नंबर हो गया, एक GS में 4 GS में 40 नंबर हो गया, और ये फिर ऐसे ही कंपाउंड करेगा ऑप्शनल में भी। तो ऐसे आधे मार्क्स को कैच कर लीजिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स को कभी ना छोड़िए और खूब आंसर राइटिंग कीजिए। तो एक समरी मैं आपको बता देती हूँ सारे ही GS की, और कितने मैंने आंसर टेस्ट लिखे। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट लिखे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैंने फोरम का भी टेस्ट सीरीज दी और विजन के भी दिए, और जितने भी मैंने लीव अप्लाई की थी मेंस के टेस्ट के लिए, और मैं आती थी दिल्ली, यूजुअली वीकेंड्स पे मैं आती थी छुट्टी लेकर, और उसके बाद उसके अलावा भी मैंने बीच में प्रॉपर अपनी लीव डाल के मैं यहाँ पर आकर टेस्ट दिया करती थी दिल्ली में। ये मेरा तरीका था, क्योंकि मुझे लगता था कि दिल्ली में टेस्ट देने आने से एक माहौल बनता है, एक आपको लाइब्रेरी में माहौल मिलता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रैवल्स की हैं जिसमें मैं फ्राइडे शाम को निकलती थी, सैटरडे मॉर्निंग दिल्ली पहुंचती थी, सैटरडे संडे दिल्ली में पढ़ाई करती थी, और संडे वापस हो जाती थी क्योंकि मंडे को हमारी क्लास होती थी रेलवे की ट्रेनिंग में। जितने भी पॉसिबल टेस्ट थे मैंने दिए।
टुवर्ड्स द एंड मैंने सारे टेस्ट पेपर्स लिखे हैं जो भी मतलब ऐसा लास्ट का 1 महीना ऐसा था कि मैं रोज एक टेस्ट जाके एक फिक्स टाइम पे मैं दे देती थी। आप उस टाइम को 9 से 12 कर सकते हैं, मैं 2 से 5 करती थी क्योंकि मुझे लगता था उस वक्त मेरी एफिशिएंसी लाइब्रेरी में उतनी अच्छी नहीं होती थी, मैं सो जा सकती थी, तो मैं 2 से 5 निकल जाती थी और 5 बजे फिर उसके फलस्वरूप एक अच्छी चाय मुझे मिल जाती थी। टेस्ट देने की खुशी जो थी वो मैं चाय पे एंजॉय कर लेती थी। जो मेरे ओवर द इयर्स मेरे मटेरियल रहे मेंस के लिए स्पेसिफिक, वो GS1 के लिए मैं कहूँगी कि विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है टॉपिक वाइज आप वो कर सकते हैं। बाकी आपकी जितनी बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट की शंकर, ज्योग्राफी की NCERTs, साथ में मैंने PMFIS की भी बुक इस बार उठा ली थी ज्योग्राफी की, क्योंकि वो काफ़ी कलरफुल थी और मुझे लगा कि मैं उसको पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा था। इकोनॉमिक्स के मेरे मृणाल सर के नोट्स थे और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं, मुझे लगता है कि उसका अंत यही है कि आप मंथली कोई करंट अफेयर ले लें या फिर जैसे मेंस 365 विजन वाले निकालते हैं आप वो उठा लीजिए। इस बार की जो मेंस 365 विजन की थी वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। उन्होंने डायरेक्टली एक टॉपिक उठाया था 1 पेज में और आप उससे सीखेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने एक टॉपिक उठाया, हेडिंग आपकी वो टॉपिक रहेगी, वाई इन न्यूज़ थोड़ा सा रहेगा, सीधे फिर उसके आपके वो रहेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, हम क्या कर सकते हैं और ये क्यों इसका आगे क्या क्या फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड है। तो उन्होंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि ये केस चल रहा है पॉलिटी में और आपको इसमें ये समझने की जरूरत है। उन्होंने आपका काम इतना तक आसान कर दिया है, अब बस आपको उसको आंसर राइटिंग में उसे उतारना है। एग्जामिनर को ये बताना है कि आपको ये बात पता है और आपको इस बात की पूरी समझ है। GS1 के यही उसमें मेरे रिसोर्सेज रहे। GS2 में मुझे लगता है कि मैंने केसेस बहुत ज़्यादा ऐड किए। जो बेस मटेरियल था अगेन वो वही था, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, जो वो मेंस के लिए स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज निकालते हैं। मैंने उसके डिजिटल नोट्स बना लिए थे पहले ही, तो एग्जाम के बीच में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके टाइम पे मैंने सिर्फ उनको रिवाइज किया और जो करंट अफेयर्स थे उनको उसमें ऐड कर लिया। डिजिटल नोट्स का एक ये फ़ायदा मुझे मिलता है कि आप उसमें बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद मैंने उसमें से पूरे GS2 के लिए हैंड रिटन नोट्स निकाल लिए थे वो डिजिटल ही बट iPad पे लिखे हुए नोट्स थे और उसके बाद वो उसमें से जो मुझे चीज़ें याद हो जाती थी मैं उसको इरेज करती रहती थी, ताकि एंड में कुछ मेरे पास 42 पेजेस हैंड रिटन थे तो इसलिए 42 हो गए, वरना मुझे लगता है अगर वो थोड़ा बेटर टाइप्ड होते या स्पेस्ड होते तो वो 20 पेजेस से ज़्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं रिवाइज नहीं कर सकती थी। सिमिलर मैंने GS3 के लिए किया। मैंने GS3 के लिए जो वैल्यू एडेड मटेरियल था विजन का उसको अपना बेस बनाया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है आपका टॉपिक वाइज, एकदम सिलेबस वाइज। वो मैंने एक शॉर्ट में बना लिया। उसके बाद फिर जो मुझे ऐड करना था मैंने उसके साइड में मैंने ऐड करती रही। एक मैंने अलग सेपरेट नोटबुक भी बनाई थी जिसमें मैंने जो भी मुझे फैक्ट्स याद करने थे, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे इंडिया की क्या रैंक है, उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, वो सब मैंने लिख लिया था। और कौन कौन रिलीज करता है, क्योंकि आप ब्रैकेट में जब लिख देते हैं ना कि ये इसने रिलीज किया है, थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडेड वो आ जाता है। उसके साथ मैंने MK यादव सर के QEP को उसमें ऐड किया, किस तरीके से वो बार ग्राफ चार्ट बनाते हैं, कैसे वो अपनी सेम बात को एक बेटर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से देते हैं, उसको मैंने वहीं ऐड कर लिया था। क्योंकि जब आप वहाँ ऐड कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो जब आप उस टॉपिक पे आंसर लिखेंगे तो वो स्ट्राइक कर जाता है कि अच्छा इसमें ना अगर मैं एक बार चार्ट बना दूं तो ये बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, वो आप कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको मिलेगा बहुत सारे लोग वैल्यू एडेड मटेरियल देते हैं, जैसे ओनली IAS का एथिक्स पे था, मुझे याद है कि उन्होंने एम्पैथी और उसका एक चार्ट बना के दे दिया था। अब ये एक बहुत इनोवेटिव तरीका है और वो आपको करके दे रहे हैं, आपको सिर्फ यूज करना है। यूज करने के लिए अगेन प्रैक्टिस लगेगी। GS4 में अतुल गर्ग सर का मटेरियल था जो मेरा बेस मटेरियल था, उसके ऊपर मैंने जो भी वैल्यू ऐड मैं कर पाई, मेरे पास बहुत समय नहीं था स्पीकिंग ट्री पढ़ने के लिए, बट जो भी मैंने 10-20 पढ़े उनको मैंने इंश्योर किया कि मैं उसमें से कुछ ना कुछ लूँ और अपने आंसर में उसको यूज कर लूँ। अगर वो मेरे यूज नहीं आया तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने जब उसको यूज किया तो वो बेटर हो गया। जब आप जितनी भी टेस्ट सीरीज आप देते हैं, विजन, फोरम, नेक्स्ट IAS, वाजीराम, इनके आंसर्स में अपने आप में कुछ कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल रहता है, इसको यूज करिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। आप उसमें से 1-2 पॉइंट, मैं कह रही हूँ अगर 20 सवाल में से आपको 5 पॉइंट मिल गए, आप उनको उनके रिस्पेक्टिव जगहों पर लिखिए। अगर आप रैंडमली उसको स्क्रिबल करेंगे वो आपको एंड में काम नहीं आएगा। आप उस रिस्पेक्टिव जगह पर उसको लिखिए कि इस टॉपिक में मैं ये पॉइंट यूज जरूर करूंगी, चाहे अगर इस पर कुछ भी इसके अराउंड आएगा तो मैं यूज कर लूंगी।
इससे आप वहां पे उसको याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, वरना इतनी जल्दीबाजी होती है कि हो नहीं पाता है। इस बार मैंने अपने पेन्स का स्टैक भी रखा था। मैं शुरुआत से ही ओशन जेल से लिखती थी। उसके 2 फायदे होते थे, एक मैं उससे कंफर्टेबल थी, और दूसरा आप जब एक टेस्ट लिखते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक पेन खत्म हो जाता है पूरे एक टेस्ट में। तो आप उसको आई थिंक दूरी शेट्टी सर ने ये ट्रेंड एक बार शुरू किया था कि वो कलेक्ट करते थे कि जितने पेन्स उन्होंने यूज किए हैं। आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, आप बॉल भी यूज कर सकते हैं, जेल भी यूज कर सकते हैं, बट आप ये देखिए आपकी स्पीड किस में आती है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल किस में लगता है। अगर आप जेल पेन यूज करके उसकी इंक फैला दे रहे हैं अपने, आपके हाथ पे यूजुअली जेल पेन की इंक लग जाती है और वो हर जगह वो अपनी छाप छोड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका वो मेसी हो रहा है, आप बॉल यूज करिए। अगर आपको लगता है कि बॉल से भी दिक्कत हो रही है तो आप जेल अपना पायलट पेन पे स्टिक करिए। आपके लिए कुछ और काम कर सकता है, मेरे लिए ओशन जेल काम किया। मुझे लगता था कि वो बहुत ही साफ राइटिंग देता था और उसको पकड़ने में भी उसकी ग्रिप मेरी ठीक पड़ती थी। आप देख सकते हैं कि कौन सी होती है, और देखिए इतना लिखिए कि आपके फिंगर पे एक बम्प आ जाना चाहिए, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दिन में एक पेपर लगातार आप 10 दिन लिख लीजिए, आपकी वो फिंगर एक साइड से हल्की स्वेल कर जाती है, बट एग्जाम की डिमांड है, आप उसको भूलिए नहीं। और इसी तरीके से अपने सारे जीएस और एसए को कंपाइल कीजिए और बहुत अच्छे से काम करिए। एक वर्किंग एस्पिरेंट होते हुए मैं आपको एक ये अलग से जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, और एक ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि बाकी लोग तो इतने घंटे पढ़ रहे हैं और मुझे तो सिर्फ 5 ही घंटे मिल रहे हैं। बट आपको अपने उस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करना है। अगर आप इसी ओवर थिंकिंग में रह जाएंगे कि बाकी लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, देखिए ज्यादा पढ़ना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा वो है। आप जितनी देर पढ़ें, इसमें मैं एक अपने फादर की बात वो करूंगी कि कभी भी किताब खुली और आप सामने बैठे ऐसा ना करें। जब तक आपका मन करे और आपको समझ में आए आप क्या पढ़ना है, आप पढ़िए। और ये बात आप खुद अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और मे बी आपने सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करी होगी, उसमें आपको एकदम मतलब कैवल्य प्राप्त हो जाता है, काइंड ऑफ कि ऐसी चीज आपको समझ में आ गई जो आज तक आपको समझ में नहीं आई थी। जैसे जिसमें बुद्धिज्म में कहते हैं, जिसमें वो भूमि स्पर्श कर लेते हैं कि ऐसा ज्ञान मिल गया कि इससे बड़ा ज्ञान नहीं मिला था। ये फेजेस आपके बहुत बार इस पूरी तैयारी में आएंगे। मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरी में भी जब होती थी तो मैं बहुत बार धरती को छू लेती थी कि जैसे बुद्ध को लगा कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, अपनी समझ के, अपनी छोटी समझ के अकॉर्डिंग। तो आप अपने मिले हुए समय को बहुत अच्छे से उपयोग करें। आप ये इंश्योर करें कि आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए, अपने आप को कुछ रिवॉर्ड्स भी दीजिए, और अपने आप को कभी कभी काइंड ऑफ पनिशमेंट भी दीजिए, जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है। कभी कभी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो एक अच्छा सा वॉफल खा लीजिए, या जो भी आपको पसंद है वो खा लीजिए। कहीं आपको घूमना पसंद है, आप घूमना चले जाइए, बट देखिए आपको चीज़ें स्किप तो करनी पड़ेंगी। जो पूरी मेरी ट्रेनिंग रही है उसमें जितने भी मैंडेटरी कंसाइनमेंट्स होते थे, मैं हमेशा वहाँ होती थी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन अगर कोई गेट टुगेदर है जिसमें सब लोग इंजॉय करने जा रहे हैं, मुझे अभी भी याद है कि मेन से पहले हम लोगों की फेयरवेल होनी थी अकेडमी से, और हम लोग को ऑन जॉब के लिए जाना था। उन फेयरवेल्स को मैंने मिस किया, और आपके ग्रुप्स पे कॉन्स्टेंटली वीडियोस आएंगे कि सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं और बहुत ग्रैंड जगहों पर पार्टीज हो रही है। बट देखिए थोड़ा तो आपको कॉस्ट उसका बियर करना पड़ेगा। आप तैयारी में हैं, अगर आप दिक्कत ये नहीं है कि वो 2 घंटे की पार्टी में आप जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि आप उसके बाद आपका मूड वापस एस्पिरेंट मोड में आने में समय लगता है। आप उस फेज में चले गए और अब वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं स्किप करूं, और जो भी मैंडेटरी नहीं है और आफ्टर वर्किंग आवर्स अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको स्किप करती थी। और मेरा एक ही मोटो रहता था कि जितने टाइम मैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं आफ्टर वर्किंग आवर्स अपनी पूरे एग्जाम को दे रही हूँ, और जैसे 5 बजे के अराउंड अगर हम फ्री हो रहे हैं तो मेरा प्लान रहता था कि एक अच्छी सी चाय पी के, और चाय के अच्छे होने पे डिपेंड करता था कि कितनी जल्दी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आपको अच्छी अदरक वाली चाय मिल गई है तो आप विद इन एन आवर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और फिर वो 6 बजे से यूजुअली मैं डिनर स्किप करते हुए आगे बढ़ती थी, क्योंकि डिनर खा के आपको नींद आएगी, दोस्तों से मिलेंगे, 1-1.5 घंटा उसी में चला जाएगा। आप स्किप कर दीजिए, आप या फिर दूध पी लीजिए, क्योंकि आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो देखिए थोड़ा तो कष्ट एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। फिर मेरी जो वो साइकिल चलती थी वो रात के 3 बजे तक चलती थी। मुझे याद है कि अगर जैसे मुझे सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा और मुझे उसमें आंसर्स लिखने होते थे तो मैं 3 बजे रात के लिख पाती थी, क्योंकि पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको समझा, उसको जब तक आपने नोट डाउन किया तब तक 3 ही बज गया। तो
तो अब आप 3 बजे वो आंसर लिख के अपने फ्रेंड्स को रात के 3 बजे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये आंसर चेक कर देना। और कुछ आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो 4 बजे तक उसको चेक करके भेज देंगे, क्योंकि वो भी आपके साथ जग रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़े से आपको इसमें कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नौकरी चल रही है और उसके भी अपने पर्क्स हैं, वो आपको पे कर रहे हैं, आप अपनी टेस्ट सीरीज उसी से खरीद पा रहे हैं। तो अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि आपको इस एग्जाम में अच्छा करना है, तो थोड़े से सैक्रिफाइसेस आप करने को बिल्कुल रेडी रहिए। छोड़ दीजिए वो एक्स्ट्रा पार्टीज, बर्थडे पार्टीज या फिर फेयरवेल पार्टीज, और डेफिनेटली उसका जो रिवॉर्ड होगा जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे और आपकी एक अच्छी सी रैंक आएगी, तो बहुत बहुत सेटिस्फैक्ट्री वो रहता है। आपको लगेगा कि अच्छा किया वो पार्टी छोड़ दी। अगर आज उसका ये आपको रिवॉर्ड मिला है तो वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आप उस बचे हुए समय को अच्छे से यूज कीजिए। मुझे ये भी सोचने का समय नहीं मिलता था कि बाकी लोगों को मुझसे ज्यादा समय मिल रहा है, क्योंकि इतना वो हेक्टिक रहता था, इतने पॉइंट्स रहते थे जब मुझे बस ये होता था कि अच्छा आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना था, ये हो नहीं पा रहा है और मैं कैसे करूं। और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत सेल्फ डाउट आएगा, बट आप किसी एक चीज़ को पकड़ के रखिए। इसमें मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि मैं अपने फादर से बात करती थी। मैं अपनी चाय मेरी एक वीक पॉइंट रही है, तो मैं चाय ऑर्डर करती थी। आप अभी भी अगर मेरे स्विगी पे जाएंगे तो जो अगर आपकी चूँकि कैंटीन बंद हो जाती थी रात के 9-10 बजे के बाद, तो 9-10 बजे तक की चाय तो हो जाती थी, बट उसके बाद मेरे रोज़ के ऑर्डर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली मेरे ऑर्डर्स रहते थे कि एक चाय। वो 12 बजे, आज भी मुझे उस दुकान का नाम याद है, बंद होती थी दुकान, 11:15 बजे मेरी एक चाय का ऑर्डर आएगा कि 3 चाय, ताकि मेरी 3 बजे तक की पढ़ाई हो जाए। और वो एक बड़े से ग्लास में चाय भर के मैं आंसर्स खूब लिखा करती थी। आप अपना एक ऐसे ही एक कुछ होल्ड करने के लिए ढूंढ लीजिए। कुछ भी हो सकता है आपको कविता पढ़ना पसंद हो, आपको शेर व शायरी पढ़ना पसंद हो, आप उसको होल्ड करके रखिए और उसके साथ अपनी तैयारी करिए। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, जिसको समय ज़्यादा मिल रहा है उसको ये एक उसका वीक पॉइंट भी हो सकता है। हो सकता है कि वो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें, लेकिन एक ये भी रहता है कि अरे अभी समय है, चलो आराम कर लेते हैं, चलो थोड़ा चिल मार लेते हैं, एक पार्टी तो अटेंड कर ही सकते हैं। आप लॉस पे नहीं है, आपकी कितनी विल पावर है उसको यूज करके आप आगे बढ़िए। सोशल मीडिया पे आपको रहना चाहिए या नहीं, देखिए मेरे इसमें बहुत क्लियर कट व्यूज थे। एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी सोशल मीडिया ज़रूरी भी है और आप उसका पार्ट हो जाइए, और कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस का भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो वो जितनी बार नोटिफिकेशन आता था, अगर मुझे उसमें सिंप्लीफाइड जैसे सेक्शन एक होता था, तो वो बहुत हेल्प करता था। जब मैं फ्री होती थी या हम ट्रैवल कर रहे होते थे किसी असाइनमेंट के लिए, तो मैं वो सिंप्लीफाइड सेक्शन पढ़ती रहती थी कि अच्छा इथेनॉल में ये हो गया, इसको कैसे मेजर करते हैं। वो सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये एक सोशल मीडिया का एक अच्छा पार्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं नहीं रहती थी, ऑल्दो ट्रेनिंग में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें आप बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा मैंने कहा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा उसमें ना रील्स में चले जाएं, क्योंकि रील्स देखिए एक बार अगर चल गई तो आपके 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेरी ओवर थिंकिंग की वो बढ़ गई थी जब मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में थी, तो मैं उसके लिए पीछे कुछ गाना या कुछ मूवी या कुछ भी चला लेती थी, तो वो बचता रहता था। मैं देखती नहीं थी, बट एक कुछ मेरे मन में चलने से बेटर वो पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक काइंड ऑफ चलता रहता था। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी उससे वो बढ़ती है एफिशिएंसी, आप उसको छोड़ के सब कुछ और अपना काम कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं रहती थी, बट देन अगेन ट्विटर पे मेरा एंगेजमेंट नहीं होता था। ऐसा रहता था कि वंस इन अ वाइल मैंने कुछ पोस्ट डाल दी, क्योंकि क्या होता है अगर आप पोस्ट डालते हैं तो आप चेक करते हैं कि क्या कमेंट आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गया। और एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी किसी फाइट को पर्सनल मत करिए। आप सोशल मीडिया पे दूसरे आदमी को देख नहीं पाते हैं, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। आप इसके लिए रेडी रहिए कि कभी कभी कोई ऐसा मीन कमेंट आ सकता है, वो आपकी लाइफ को अफेक्ट ना करे। आप उसमें घुस ना जाएं कि मुझे तो आज ये पूरा सॉल्व ही कर देना है। आप उसे एक एंटरटेनमेंट का जरिया रखिए। रील्स में नहीं कहूंगी, शॉर्ट्स भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अगेन इसमें तैयारी में दिक्कत हो जाती है, आपके घंटे घंटे वेस्ट हो सकते हैं। आपके पास अगर समय कम है या ज्यादा भी है तो कोशिश करिए आप अपनी लिमिटेड चीजें देखिए, उन्हीं पे स्टिक करिए और मन को शांत रखिए। यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। विशिंग एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।